हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2024 के प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बताते चलें कि 150 प्रश्न हैं इस पूरे प्रैक्टिस सेट में, और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद, इसके अलावा ROARO, इसके अलावा यूपी PCS और अन्य किसी भी परीक्षा में जिसमें आप बैठने वाले हैं उन सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। फिर भी इस प्रैक्टिस सेट को जो डिज़ाइन किया गया है वो मंडी परिषद सचिव के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिस सेट जो है ये यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद के लिए ये पहला टेस्ट सीरीज है। और इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है हम 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जो कि पूरा विषयवार प्रैक्टिस सेट होगा। यानी एक विषय को, एक पूरे कंप्लीट विषय को एक ही प्रैक्टिस सेट में करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे जो है वो मिक्स प्रैक्टिस सेट, यानी कि सारे विषय को मिला करके तब हम प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे और आपको एग्जाम लेवल से आपकी तैयारी करवाएंगे। तो जो लोग जो है मंडी परिषद सचिव के लिए या ROARO के लिए या यूपी PCS के लिए या यूपी पुलिस के लिए फॉर्म डाल रखे हैं, परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो वह लोग अभी से प्रैक्टिस सेट सीरीज ज्वाइन करें और प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दें। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट। थोड़ा सा जान लेते हैं कि रियो 20 घोषणा पत्र क्या है और कब ये हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो है रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक बैठक हुई थी और उसका जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट। तो वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। अगला है पृथ्वी सम्मेलन 5 कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको फिर बता दें कि 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में बैठक हुई थी उसको पृथ्वी सम्मेलन 20 कहा जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन 5 पूछा जा रहा है, तो फिर इसी में हम क्या करेंगे कि 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1997। यानी पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन हुआ था 1997 में, और पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन पूछा जाए तो 1992 में। केवल पृथ्वी सम्मेलन का पूछा जाए या रियो 20 घोषणा पत्र कब आया था तो 1992 में, और पृथ्वी सम्मेलन 5 कब आया था तो 1997 में आया था। अगला प्रश्न है इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, राजेंद्र सिंह को, वेंकटेश्वर लू को या सली अली को? इसमें से जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। अगला है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यानी चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? तो चिपको आंदोलन को शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। ये भी पूछ लिया जाता रहता है, तो याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। वैसे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पेड़ों को बचाने का जो ये तरीका था, पेड़ों से चिपक करके लोग उनको बचाते थे, तो ये राजस्थान से शुरू हुआ था। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो कब प्रारंभ किया गया है? ये प्रारंभ किया गया है 1993 में। यमुना एक्शन प्लान कब चर्चा में आया है? तो 1993 में आया है। 1993 में इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? यानी LPG के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं। LPG जो है ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, या उच्च उष्मीयमान होता है, यह एक स्वच्छ ईंधन होता है, या मीथेन उत्सर्जित करने वाला होता है। तो LPG के बारे में क्या गलत है? तो विकल्प डी जो है वो गलत है, क्योंकि LPG जो है वो मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है ना। LPG जो है वो मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है। LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। इसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा भरी जाती है? तो ब्यूटेन।
ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा भरी जाती है। तो ये बातें हमें याद रखना है। आगे है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1997, 1986, 2004 या 2012? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है कब? 1986 में, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। आप साथ साथ करते रहिए और अंत में बताइए कि आपने कितने प्रश्न इनमें से ऐसे किए जो आप पहले से जानते थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? पर्यावरण के लिए एक समस्या नहीं है वृक्षारोपण करना, या आनुवांशिक संशोधन खाद्य पदार्थ, या अम्लीय वर्षा, या जैव विविधता का नुकसान होना। तो देखिए, जैव विविधता का नुकसान होता है तो पर्यावरण का नुकसान होता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण को नुकसान करती है। आनुवांशिक संशोधित खाद्य पदार्थ ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है, पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है। ठीक है। अगला है कि पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक निकाय में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा? किण्वन से उत्सर्जित ऊष्मा, या वनस्पति में संरक्षित शर्करा, या सौर ऊर्जा, या कोई नहीं। तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो इस संसार में है वो है सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। अगला है कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं, या अजैविक घटक में जीवाणु आते हैं, या हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं, या वर्षा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है? तो विकल्प सी अगर आप देखेंगे, हरे पौधे ये पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, हरे पौधे जो है वो पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देते हैं। अगला है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, या बाघ परियोजना से, या घड़ियाल परियोजना से, या पादप प्रजनन से? तो चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको शुरू किया था। और ये क्या था फ्रेंड्स? तो ये पौधों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि लोग पौधों को काट रहे थे। तो वहाँ के लोग करते क्या थे कि पेड़ों से जा करके चिपक जाते थे और फिर उन्हें बचाते थे। इसी को कहा गया चिपको आंदोलन। और इसी के तर्ज पर दक्षिण भारत में चलाया गया था अपिको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अपिको आंदोलन। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, या वन, या घास का मैदान, या झील? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र वह है जिसे मनुष्य स्वयं लगाता है, और एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जिसे मनुष्य नहीं लगाता। वह प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। जैसे वन, तो वन मनुष्य नहीं लगाता, ठीक है ना। जैसे नदियाँ, तो मनुष्य नदियाँ नहीं बनाता, नहर बनाता है। और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में क्या आ जाएगा? तो धान का खेत मनुष्य लगाता है, धान के बीज बोता है, धान की बुआई रोपाई करता है। तो धान इस तरह से, धान का जो खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? यानी कहाँ की पारिस्थितिकी सबसे ज़्यादा स्थिर होती है? महासागर की, वन की, पर्वत की, या मरुस्थल की? तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है कहाँ का? महासागर का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो सबसे स्थिर होता है और सबसे बड़ा भी होता है। तो विकल्प ए इस तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता काफ़ी सापेक्षता अधिक होता है? यानी कहाँ के पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातीय विविधता ज़्यादा पाई जाएगी? ठीक है, गहरे समुद्र में, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, या कोरल रीफ में, या मरुस्थल में? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करके रखिएगा। तो किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातीय विविधता सबसे अधिक होती है? तो कोरल रीफ में। किस में सबसे ज़्यादा होती है? कोरल रीफ में ये जो प्रजातीय विविधता है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला है कि विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये वन लाइनर टाइप का है। तो वाहित मल। कौन सा? वाहित मल जो है यही प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अगला है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, या जैवमंडल? बृहद पारिस्थितिक तंत्र
तो पारिस्थितिक तंत्र को जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल 3 भागों में बांटते हैं और इन तीनों को मिला करके कहा जाता है जैवमंडल। तो इस तरह से बृहद पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, जैवमंडल जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। अगला है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य में स्थानांतरण के पश्चात क्या होगी। कहने का मतलब यह है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, या बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा जाएगी तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो घट जाएगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये हरे पौधे हैं। अब इन हरे पौधों में जितना भी प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण पाए जाते हैं तो इसे मान लीजिए खा लिया किसने, इसे खा लिया है हिरन ने, ठीक है ना। तो ये सारे क्या कहाँ गए, हिरन के अंदर चले जाएंगे। जो प्रोटीन, विटामिन है ये सब किसके शरीर में मिल गए, हिरन के शरीर में मिल गए। अब हिरन इन प्रोटीन, विटामिन का उपयोग करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इस हिरन को शेर खा लिया, तो अब ये जो प्रोटीन, विटामिन जो हिरन के शरीर में बचे थे उपयोग करने से, वो किसके शरीर में पहुंच गए, शेर के शरीर में पहुंच गए। जब शेर मरेगा तो इसको क्या होंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे, यानी कि अपघटक खाएंगे। तो अब इसके शरीर में जो अंत में बचा है प्रोटीन, विटामिन, वो किसके शरीर में चला जाएगा, अपघटक के शरीर में चला जाएगा। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिला था वो हिरन को मिला था ताजे हरे पौधों को खा करके। उसके बाद में उसने उस एनर्जी को जो है वेस्ट किया, यानी खर्च किया। उसके बाद शेर में आया, फिर शेर से इनमें आया। तो एक एक स्तर में ये ऊर्जा जो है वो घटती रहती है। एक पर्यावरणविद हुए लिंडेमान, कौन से, लिंडेमान। तो लिंडेमान ने एक नियम दिया था फ्रेंड्स, 10% का नियम। ये 10% का नियम क्या है लिंडेमान का, तो उन्होंने बताया था कि ऊर्जा जब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो 10% कम होती जाती है, ठीक है। तो यह हमेशा याद रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो प्राथमिक स्तर में ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और आखिरी स्तर में, अंतिम स्तर में सबसे कम होती है, ठीक है। अगला है, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं। जो जैविक घटक होते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं उनके बीच जो है मीडिएटर का काम कौन करता है, परजीवी या उत्पादक या वियोजक या उपभोक्ता। तो जैविक और अजैविक घटक के बीच में जो बिचौलिए या मध्यस्थता का कार्य करते हैं वे वियोजक कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। वियोजक क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स वियोजक वे होते हैं जो जैविक या अजैविक तत्वों को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वियोजक कहते हैं। जैसे आपने देखा हो कि किसी स्थान पर कोई मरे हुए पशु को डाल दिया गया, ठीक है ना, वो वहाँ पड़ा हुआ है, बहुत बदबू आ रही है, उसे कोई नहीं हटा रहा है। लेकिन आप कुछ दिन बाद जब उस स्थान पर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर उस जानवर का कोई भी अवशेष शेष नहीं बचा है, मांस है, ये सब कुछ भी शेष नहीं बचे हैं। तो आखिर वे कहाँ गए होंगे, उन्हें कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वे खा लिए होंगे। उन सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है, या उन्हीं को वियोजक कहा जाता है। तो जो जैविक या अजैविक घटक होते हैं उनके बीच जो वियोजक का कार्य करते हैं, जो मध्यस्थता का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वियोजक कहते हैं। और वियोजक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है या सफाई कर्मी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जब तत्वों का चक्रण होता है तो उसको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक तत्व कहा जाता है उन्हें। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एजी टैंसले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो एजी टैंसले ने किया था। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। भोजन, औषधि
औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना, यानी जैव विविधता से पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो भारत में गिद्ध की संख्या में काफ़ी कमी होती जा रही है। अब गिद्ध पहले की तरह दिखाई नहीं देते, तो इनके कमी का कारण क्या है? विषाणुओं का संक्रमण फैल गया, या जीवाणुओं का संक्रमण फैल गया, या जानवरों को दर्द निवारक दवाइयाँ दी गई, या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन दिया गया? किस कारण से गिद्ध की संख्या कम हो रही है? तो विकल्प सी सही हो जाएगा। जानवरों को दर्द निवारक दवाइयाँ दी गई, और वे दर्द निवारक दवाइयाँ होती क्या हैं कि मान लीजिए किसी जानवर को दर्द निवारक दवाई दी गई, जानवर ने उस दवा को खाया और खाने के बाद जानवर को आराम नहीं हुआ और वो मर गया। तब लोग करते क्या थे, उस जानवर को खुले मैदान में बगीचे में फेंक देते थे। उनको गिद्ध खाते थे तो गिद्ध के शरीर में वो दवा पहुंच जाता था। अब वो दवा चूंकि था जानवर के लिए और पहुंच गया गिद्ध के शरीर में, इससे गिद्ध जो है वे मारे जाने लगे और बहुतायत में गिद्धों की संख्या कम हो गई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानवरों को दर्द निवारक दवाएं देना। ठीक है, अगला है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी भारत के किस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक होगी। प्रश्न यही पूछा जा रहा है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल या बंगाल की खाड़ी। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता है? तो पश्चिमी घाट पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा है। भारत में जैव विविधता की बात करें फ्रेंड्स, तो जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट स्थल हैं, वे कौन सा हैं? तो एक तो पश्चिमी घाट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा कुछ हद तक ये माना जाता है कि जो हिमालयन क्षेत्र है पूरा वो हॉट स्पॉट में आता है। तो इस तरह से भारत में कुल मिलाकर के 4 हॉट स्पॉट स्थल हैं, जबकि प्रमुख रूप से कहा जाए तो 3 ही हॉट स्पॉट स्थल हैं। ठीक है, कौन कौन से? पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और इसके अलावा पूर्वी हिमालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। अगला है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो अभी हमने चर्चा किया हॉट स्पॉट स्थल के बारे में, तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा हॉट स्पॉट स्थल है भारत में? तो अंडमान निकोबार ये भारत में हॉट स्पॉट स्थल है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय ये भी हॉट स्पॉट स्थल है। और इसके अलावा पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट हैं वे भी हॉट स्पॉट स्थल में आते हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता? रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो इनमें से सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं फैलता। अगला है गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन या एथिलीन। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है फ्रेंड्स? मेथेन गोबर गैस का प्रमुख घटक है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा 27 का, यानी गोबर गैस से क्या? मेथेन निकलती है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल का विरंजन किसके कारण होता है? अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ने वाले मूड में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रवाल शैलों का खनन या प्रवाल रोग का फैलना या सागरीय जल में अवसाद का जमा हो जाना या वैश्विक उष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, यानी दुनिया का गर्म हो जाना, विश्व का गर्म हो जाना, किसके कारण से प्रवाल में विरंजन होता है? तो प्रवाल विरंजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विरंजन का मतलब होता है रंग का उड़ जाना। ठीक है ना, यानी किस कारण से जो प्रवाल होते हैं उनके रंग उड़ जाते हैं, जो कोरल होते हैं उनके जो रंग हैं वे उड़ जाते हैं। किसके कारण? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो सागरीय जल का तापमान भी बढ़ता जाता है, और सागरीय जल का तापमान बढ़ने के कारण ही प्रवाल विरंजन होता है। ठीक है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि किसकी निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होगी किसकी, ठीक है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना। थोड़ा सा जान लेते हैं कि औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का मतलब आप अपनी भाषा में समझ लीजिए क्या, भोजन जिन्हें जीव जंतु खाते हैं। अब उसमें से हरे पौधे शामिल होते हैं, तो किस स्थान पर सबसे कम होंगे, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन में या उष्ण कटिबंधीय वन में या शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश में, कहाँ पर सबसे कम होंगे। तो विकल्प सी यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश होते हैं उनकी प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है, और इसके अलावा जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उनकी सबसे अधिक होती है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा कि कम होती है शीतोष्ण कटिबंध में घास प्रदेश की और अधिक होती है उष्ण कटिबंध में वर्षा वनों की या सदाबहार वनों की। अगला है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है घास से, शैवाल से, वृक्ष से या धान के खेत से। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किससे निकलता है, किससे प्राप्त होता है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो किससे, शैवाल से प्राप्त होता है। और शैवाल जो है ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कैसे होते हैं, तो इस तरह होते हैं कि कवक और शैवाल आपस में मिल जाते हैं और मिल करके बनाते हैं क्या फ्रेंड्स, लाइकेन। क्या बनाते हैं, लाइकेन। कवक और शैवाल दोनों मिलते हैं तो लाइकेन बनाते हैं, और लाइकेन से वायु प्रदूषण की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। किस स्थान पर कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा या चंद्र तारा। तो संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र कहाँ है, गोवा में कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, यानी मानव द्वारा बनाया गया जीवोम है। जल तंत्र, वर्षा, घास का मैदान या फसल भूमि। तो मनुष्य क्या करता है, फसल बोता है, तो फसल भूमि का जो है एक एग्जाम्पल है फसल भूमि मानव जनित जीवोम का। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी समुद्री घास से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई नहीं। तो समुद्री घास से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। समुद्री घास से हमें आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, यानी विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। किस प्रकार के वनों में सबसे ज़्यादा प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक वर्षा इन्हीं वनों में होती है, इसी कारण से इन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। अगला है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, यानी किसके कारण से जैव विविधता का लॉस होता है। आवासीय प्रदूषण, विदेशी जातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवास का विनाश। तो जैव विविधता के घटने का कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश। अगर आप देखेंगे तो बीते कुछ समय से जो जंगली जीव हैं वे नगरों की ओर आ रहे हैं। आप सुनेंगे कि इस गांव में तेंदुआ आ गया, शेर आ गया। आप बंदरों को देखेंगे वे गांवों की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं। सियार हैं, लोमड़ी हैं, ये सब गांव की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है। काटे जाने की वजह से उनका प्राकृतिक आवास जो है वह नष्ट हो जा रहा है, तो मजबूरी में उन्हें गांवों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। तो जैव विविधता के ह्रास का जो मुख्य कारण होता है वह है किसी जीव के प्राकृतिक आवास को जो है नष्ट कर देना। अगला है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है।
तो 22 मार्च, 22 मई, 23 जून या 16 अप्रैल को। तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? यानी भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। अब बात करते हैं जैविक राज्य क्या होता है। तो जब कोई राज्य अपने यहाँ खेती में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करता, यानी यूरिया है, डाई है, जिंक है, सुपर फास्फेट है, इनका प्रयोग नहीं करता, बल्कि इन्हीं के जगह पर देसी खाद का प्रयोग करता है, जैविक उर्वरक का प्रयोग करता है, तब उसे जैविक राज्य कहा जाता है। और ऐसे फसल को जैविक फसल या जैविक जो है खेती कहा जाता है। ठीक है। तो सिक्किम ऐसा पहला राज्य था जिसने सबसे पहले अपने यहाँ जैविक कृषि प्रारंभ करवाई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है फ्रेंड्स, कौन सा? नाइट्रोजन। जबकि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है ना। अगला है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि किस गैस के कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के कारण या उपरोक्त में से किसी के कारण नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें बढ़ोतरी किसके कारण होगी? तो CO2 के कारण, CO2 के कारण। यानी ग्रीन हाउस गैस प्रमुख कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन को एजेंडा 21 कहा जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 को 1997 में आयोजित किया गया। या कार्बन व्यापार जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आया था। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं है। जो कार्बन व्यापार है, कार्बन ट्रेडिंग है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान नहीं आया था। बाकी तीनों चीज़ें सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या विश्व बैंक। तो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन जो है वह विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? यानी पृथ्वी जब अपनी धुरी बदलती है, धुरी पर अपनी जो है पोजीशन चेंज करती है, तब जलवायु परिवर्तन हो जाता है। रॉबर्ट हुड, जॉर्ज सिम्पसन, मिलुटिन मिलानकोविच या TC चैम्बरलेन। किसने कहा था कि जब पृथ्वी अपने धुरी पर अपना पोजीशन चेंज करती है तो जलवायु परिवर्तन हो जाता है? तो ये कहा था मिलुटिन मिलानकोविच ने। यानी कि विकल्प बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिलुटिन मिलानकोविच। अगला है, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? यानी किसके द्वारा ये पता किया जाता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है? आइस कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि या इवेपोराइट निक्षेप। किसके द्वारा ये पता किया जाता है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है? तो आइस कोर के द्वारा ये पता किया जाता है। यानी जो बर्फ के चट्टान हैं उनके द्वारा ये पता किया जाता है कि जलवायु में परिवर्तन कैसे कैसे अभी तक हुआ है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई या कब लोकोपित की गई? ठीक है ना। यानी भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पहला अपना राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनाया था? तो 2008 में बनाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भारत के तरफ से जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनाई गई? तो 2008 में बनाई गई थी। अगला है, हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? विश्व के तापमान में वृद्धि, विश्व तापमान में कमी, सागर जल के तापमान में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के तापमान में वृद्धि।
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है या वैश्विक तापमान में कमी होती है, किसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वैश्विक तापमान का बढ़ जाना, ठीक है ना, यानी दुनिया में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ये ग्रीन हाउस गैस का या ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण है। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? यानी 2015 में कौन सा देश सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया था? तो कौन सा सही हो जाएगा? चीन हो जाएगा। भारत जो है इस हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है वर्तमान में। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में भारत वर्तमान में किस नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप, वैश्विक ऊष्मन मतलब दुनिया में गर्मी बढ़ना या ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? यानी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है? चक्रवात, तूफान, बवंडर या सभी? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। किस जगह पर काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, या पेंट विनिर्माण उद्योग में, या कोयला खान में? यानी किस जगह पर जो लोग काम करते हैं उनके फेफड़े काले पड़ जाते हैं? तो कोयला खान में जो लोग काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग रोग हो जाता है, क्योंकि कोयले के खदान से कौन सी गैस निकलती है फ्रेंड्स? तो मेथेन गैस निकलती है, ठीक है, जिसके कारण उन्हें श्वसन क्रिया में दिक्कत होती है, फेफड़े काले पड़ जाते हैं। अगला है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव और पर्यावरण के बीच की जो क्रिया है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 50 है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2015 में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में, दोहा में, मॉन्ट्रियल में, या कोपेनहेगन में? तो सही उत्तर हो जाएगा पेरिस। यानी 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसको आपको सूची को मैच करना है। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन और ओजोन छिद्र। इधर आपको मैच करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी प्रकाश, डेसिबल या कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों को इधर से मैच करना है। इस तरीके के प्रश्न वर्तमान में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, त्वचा में जो कैंसर होता है उसका सबसे बड़ा कारण है पराबैंगनी प्रकाश, क्योंकि ओजोन परत में छिद्र होने से जो पराबैंगनी किरणें हैं वे पृथ्वी पर आ रही हैं और उनसे क्या हो रहा है? त्वचा कैंसर हो रहा है। तो ये में हो जाएगा 2। अब ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? तो ध्वनि का मापन किया जाता है डेसिबल से। तो बी में हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि सबसे ज़्यादा किससे होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सी में हो जाएगा 4। और ओजोन में छिद्र किससे हुआ है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हुआ है। डी में हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से ए में 2, बी में 3, सी में 4। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। इस तरह से विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? NO2 और O2 के कारण, CO और CO2 के कारण, SO2 और O2 के कारण, या SO2 और NO2 के कारण? अम्लीय वर्षा क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो दरअसल अम्लीय वर्षा एक वैसी वर्षा है जिसमें तेजाब की बारिश होती है, या H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो पानी के जगह पर इसकी बरसात होने लगती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ होती है अम्लीय वर्षा? तो नॉर्वे में होती है।
यूरोपीय देश है नॉर्वे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। तो अब आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो SO2 और NO2 ये अम्लीय वर्षा के कारण हैं। वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन गैसें जो हैं, जब ये जलवाष्प से मिल जाती हैं, कोहरे से मिल जाती हैं, तो वे H2SO4 में बदल जाती हैं और वहाँ पर इनकी वर्षा होने लगती है। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि अम्लीय वर्षा क्या है और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। कौन सा ईंधन है जो सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या डीजल। तो सबसे कम जो वायु प्रदूषण करता है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं फैलता। मीथेन के कारण, जलवाष्प के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या O2 के कारण। तो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ऑक्सीजन का योगदान नहीं है। ऑक्सीजन हमारे श्वसन क्रिया में उपयोगी है, सांस लेने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। अगला है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, CH4, NO2 या N2 नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस N2 नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लेकिन केवल नाइट्रोजन की बात किया जाए तो केवल नाइट्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि नाइट्रोजन के अन्य जो ऑक्साइड हैं वह सब ग्रीन हाउस गैस में शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ केवल नाइट्रोजन लिखा हो वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ठीक है, कौन सा है जो ऑक्सीजन से भी तेज जो है वो आपके ब्लड में मिल जाता है और हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है। तो कौन सा है, इसमें सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा सा जानते हैं, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या CO जो है, ये जब हम सांस लेते हैं तो ये श्वसन के द्वारा हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में उपस्थित होता है क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से मिल जाता है और जब ब्लड में हीमोग्लोबिन से मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लाना और ले जाना। तो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर में नहीं पहुंचा पाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक बहुत बड़ा प्रदूषक है, जिससे व्यक्ति के डायरेक्ट शरीर पर असर पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या पॉलीथीन। जैव अपघटनीय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो जैव अपघटनीय का मतलब होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसे प्रदूषक तत्व जिन्हें तोड़ा जा सकता है या जिन्हें जीव जंतु तोड़ के नष्ट कर सकते हैं, जो सड़ घुल सकते हैं, उन्हें हम जैव अपघटकीय कहते हैं। और जो सड़ गल नहीं सकते जैसे कि प्लास्टिक, तो उनको हम नॉन डिग्रेडेबल या अनअपघटनीय कहते हैं। तो इसमें से जो सीवेज का मतलब होता है यहाँ पर मलमूत्र से। तो जो मलमूत्र होते हैं वे सड़ गल के नष्ट हो जाते हैं, तो वे उतना प्रदूषण नहीं फैलाते। जबकि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, एस्बेस्टस या इस तरह की जो धातुएं हैं, पारा है, आर्सेनिक है, ये सब नॉन डिग्रेडेबल हैं, ये नष्ट नहीं होती। तो इसमें ए सही हो जाएगा। अगला है नोंकनी संलक्षण किसके द्वारा उत्पन्न होता है। नोंकनी संलक्षण किसके द्वारा उत्पन्न होता है, पारा के प्रदूषण से, सीसा के प्रदूषण से, संखिया के प्रदूषण से या फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। नोंकनी रोग किससे होता है, तो नोंकनी रोग फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा होता है। इसे याद रखिएगा कि नोंकनी रोग किससे होता है, तो फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा होता है। जब जल में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तब व्यक्ति को नोंकनी रोग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। कौन सी नदी है जिसे हम जैविक आपदा कहते हैं।
यमुना नदी, गोमती नदी, सई नदी या तमसा नदी किसको जैविक आपदा कहा जा रहा है उसके प्रदूषित होने के कारण? तो गोमती नदी को वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जैविक आपदा कहा गया है, ठीक है ना। इसमें प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके आसपास में जो औद्योगिक नगर हैं वे अपने कारखानों का जो जल है वो इसी में छोड़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो प्रदूषक दो टाइप के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो जिस रूप में है वैसे ही प्रदूषण फैला देते हैं, और द्वितीयक वे हैं जिन्हें प्रदूषित फैलाने के लिए, प्रदूषण करने के लिए दूसरे रूप में बदलना पड़ता है। तो द्वितीयक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश, इनमें से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? ठीक है, तो द्वितीयक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? स्मॉग यानी कि धुआं जो है ये एक द्वितीयक प्रदूषक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तुरंत प्रदूषण फैलाना शुरू कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही निकलता है प्रदूषण फैलाता है। फ्लाई ऐश निकलते ही प्रदूषण फैलाते हैं। स्मॉग अकेले प्रदूषण नहीं फैला सकता, ये किसी अन्य तत्व में पहले मिल जाता है उसके बाद में ये प्रदूषण फैलाता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? कौन सा ऐसा है जो इससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा या कोयला ऊर्जा? तो सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं और वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, पर्यावरण को प्रदूषण जो है वो सौर ऊर्जा से नहीं होता। अगला है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? अब ये ग्रीन मफलर क्या होता है, इसी पर इस प्रश्न का उत्तर निर्भर है। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा से या ध्वनि या शोर से, किससे बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हाईवे के बीच में वृक्ष लगा दिए जाते हैं, इस तरह से कुछ जमीनें छोड़ी जाती हैं और इन जमीनों पर पेड़ पौधे हरे हरे लगा दिए जाते हैं, जिससे कि दूसरे साइड की जो ध्वनि है वो एक साइड में ना आ पाए। तो इसी को ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट कहा गया है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नोस्टॉक, एनाबिना, एजेटोबैक्टर या माइकोराइजा? तो माइकोराइजा जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। बाकी नोस्टॉक है, एजेटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, एनाबिना है, ये सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, ठीक है ना। अगला है, किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा इंजन जो है वो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, डीजल इंजन या कैरोसिन इंजन? तो जो गैस इंजन होते हैं ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, बाकी तीनों अन्य की अपेक्षा में ज़्यादा करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आपने देखा कि अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से इसी प्रश्न को पूछा गया। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो बार बार हम चर्चा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले आए, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है या CFC से होता है। अगला है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से होते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, वैश्विक तापन के कारण, ओजोन रिक्तीकरण के कारण या आबादी के बढ़ने के कारण? वनों में कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना ये सब
किससे फैलते हैं, किस कारण से होते हैं? तो आबादी के बढ़ने के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, रहने के लिए लोगों को घर की आवश्यकता है और घर बनाने के लिए वनों को काटा जाता है, ठीक है। और इस तरह से प्रदूषण भी फैलता है, नगरीकरण भी बढ़ती जाती है। तो आबादी का बढ़ना भी पर्यावरण के लिए एक विकट समस्या है। अगला है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? ईथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? बंद कमरे में कोयले को जला दिया जाए तो कौन सी गैस पैदा हो जाएगी जिससे घुटन हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। और अभी हमने बात किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में जाकर के हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। इसके अलावा 22 मार्च को मनाया जाता है क्या? जल दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो ऊपर हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया है। तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? लाइकेन जो है, ये वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी मिलती है। वायु प्रदूषण की जानकारी लाइकेन से मिलती है। अब लाइकेन बनते कैसे हैं? तो शैवाल और कवक जो है ये आपस में क्रिया करते हैं, सहजीविता करते हैं, शैवाल और कवक। तो शैवाल और कवक आपस में मिलते हैं तो लाइकेन बनता है। और लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण को बताता है। कैसे बताता है? तो दरअसल जिस जगह पर सल्फर गैस ज़्यादा होती है उस जगह पर लाइकेन मुरझा जाते हैं और इस तरह से पता चल जाता है कि वायुमंडल में प्रदूषण है। अगला है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। अब फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है वो किससे फैलता है? फ्लाई ऐश का मतलब आप समझ सकते हैं किससे? कालिख से। यदि आप घर में लैंप है या लकड़ी इत्यादि जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि उससे जो है कालिख उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। पहले यदि आप लैंप या लालटेन जलाते होंगे तो उसके शीशे आप साफ करते थे तो उसमें बहुत सारा कालिख निकलता था, उसी को फ्लाई ऐश कहा जाता है। अब आपको बताना है कि फ्लाई ऐश सबसे ज़्यादा किससे निकलता है? तेल शोधन में, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से? तो वैसे ये उर्वरक उद्योग से भी निकलता है, सभी फैक्ट्रियों से निकलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा निकलता है फ्लाई ऐश वह ताप विद्युत संयंत्र से निकलता है। यानी फ्लाई ऐश का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो विकल्प सी सही हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र से। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा है। 2007 में इसे 7वां अजूबा घोषित किया गया था। ये किससे प्रभावित हो रहा है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड से? ताजमहल किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? 73 क्वेश्चन है। तो ताजमहल सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है किससे? SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपस में जब मिलते हैं तो ये अम्ल वर्षा करवाते हैं और अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल का जो रंग है वो हल्का काला होता जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? यानी ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या नहीं होता? पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप या ओजोन का क्षय? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण ओजोन परत में नुकसान नहीं होता। ओजोन परत में नुकसान होता है वायु प्रदूषण के कारण। और वायु प्रदूषण में जब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तब ये ओजोन परत को नुकसान होता है, ठीक है। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनती है? कौन सी धातु जो है वो अधिक वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनती? लोहा, सीसा, क्रोमियम या तांबा? कौन सा वायु प्रदूषण को नहीं फैलाता? तो सीसा जो है वो अधिकतम वायु प्रदूषण को नहीं फैलाता है, ठीक है। तो इसका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। 76 क्वेश्चन देखेंगे। 75 हो गया है, हाँ, इसका सीसा हो जाएगा। 76 देखेंगे। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है कब? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होती? कौन सी गैस है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा होती, प्रदूषण फैलाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा होती है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगला हो जाएगा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वन में, शंकुधारी वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या शीतोष्ण वन में? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है, सबसे ज़्यादा वर्षा है, ये सब पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन 80 है 80 नंबर पे, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल, 22 अप्रैल को पृथ्वी और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इन्हें आप याद रखिएगा। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है? कौन सा गलत है? तो डी नंबर गलत हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में नहीं है फ्रेंड्स, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बाकी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में, इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हेमिस जो है ये जम्मू कश्मीर में है, हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को। और कब से शुरू हुआ? ये 1952 से शुरू हुआ, ठीक है ना? कब से शुरू हुआ है? तो 1952 से शुरू किया गया था वन महोत्सव मनाना। 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग से या गोल्डन ओरियल से या येलो एस्ट्रोड मार्टन से या हंगुल या कश्मीरी हिरण से? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगुल या कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कौन सा स्वशासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है? स्वशासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है। जैवमंडल आगार, वनस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान या पवित्र उपवन, कौन स्वशासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है? तो जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं ये नहीं होते हैं। बॉटेनिकल गार्डन स्वशासन संरक्षण नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। और बाकी जो जैवमंडल आगार है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन है, ये सब स्वशासन के संरक्षण नीति में आते हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में पड़ता है फ्रेंड्स, सही है। और सिमलीपाल जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो सिमलीपाल वन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये ओडिशा में पड़ता है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं तो राष्ट्रीय उद्यानों को हमने मैप से पढ़ा दिया है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा हमने मैप से कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके और उस वीडियो को जरूर देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। अब अगला एक बार फिर से मैच के लिए मैच करना है आपको, कुछ दिवस हैं और वे जो है मिलान करना है आपको। कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व नगर दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व जल दिवस।
इधर 22 मार्च, 11 जुलाई, 31 अक्टूबर और 22 अप्रैल। अब इसको आपको मिलाना है। तो देखिए चर्चा हम कर चुके हैं क्या कि जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, तो डी में हो जाएगा 1। उसके बाद में फिर आ जाइए, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को, तो ये में हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये में हो जाएगा 4 और डी में हो जाएगा 1, तो पहला ही विकल्प ठीक हो जाएगा। उसके बाद में विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। साथ साथ मिलाते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। विश्व नगर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, तो सी में हो जाएगा 2। तो इस तरह से विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी 4, 3, 2 और 1। ठीक है, अगला है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 21 मार्च को, 5 जून को या 4 अक्टूबर को? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है कब? 21 मार्च को। अगला है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में भारत ने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जबकि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब आया है? 1972 में आया है। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, नागपुर में या नई दिल्ली में? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? नागपुर में है। अगला है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य या पक्षी विहार। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क ही है? ऐसा कौन सा देश है जो अपने पूरे क्षेत्रफल का 30% सिर्फ राष्ट्रीय पार्क बना रखा है? इजराइल है, भूटान, आइसलैंड या गैबन? तो इसमें सही हो जाएगा भूटान। भूटान जो है उसका कुल क्षेत्रफल का 30% जो है वो राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट ईबीएस को यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र को कंप्लीट रूप से पढ़ ले रहे हैं। तो यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली पढ़ ले रहे हैं तो आपको किसी भी अन्य किताब की या नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे के सारे प्रश्न यहीं से फंस जाने हैं। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय, 2 बार राष्ट्रीय हो गया है, यहाँ उद्यान हो जाएगा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पड़ता है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अगला है थट्टेकड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? थट्टेकड पक्षी अभयारण्य, तो ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है थट्टेकड पक्षी अभयारण्य। 95 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर या समसपुर पक्षी अभयारण्य या सरसई नावर अभयारण्य या सुरिसर मानसर झीलें? तो जो सुरिसर मानसर झीलें हैं ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सूर सरोवर है, समसपुर पक्षी विहार है और सरसई नावर झील है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, तो ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो कब पारित किया गया है? 1986 में पारित किया गया है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। विकल्प क्या सही हो जाएगा? तो विकल्प बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986 में। अगला है निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? यानी सबसे बड़ा बाघ आवास क्षेत्र किसके पास है? जिम कार्बेट जो उत्तराखंड में है, रणथंभौर
जो मध्य प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, और सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा बाघ आवास किसके पास में है? तो हो जाएगा नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे बड़ा बाघ आवास केंद्र है। जबकि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं? तो बात करेंगे मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन बाघों का सबसे बड़ा आवास कहाँ है? तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। अगला है भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कापर सिमथ, बारबेट, ग्रे चिंटर्ड मिनीबेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या हैं? ये कुछ जीवों के नाम हैं। तो भारत में जैव विविधता के बारे में ये सब क्या हैं? पक्षी हैं या प्राइमेट हैं या सरीसृप हैं या उभयचर हैं? तो ये सारे एक विशिष्ट प्रकार के पक्षी हैं। अगला है पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं? आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार या पानी की कमी? तो किसके कारण? तो आवास विखंडन के कारण। पशुओं को या जैव विविधता को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो उनके आवास के नष्ट हो जाने के कारण पहुंचाया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सन 2005 की अभयारण्य लीज अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? किसने 2015 के अभयारण्य लीज अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? यानी भारत के तरफ से किसे ये इनाम मिला था? तो अशोक कुमार को ये इनाम दिया गया था। अगला है, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था? दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र 2016 में किसे बनाया गया था? आयरलैंड को, इटली को, अंटार्कटिका को या स्कॉटलैंड को? तो अंटार्कटिका को बनाया गया था। अंटार्कटिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। और इसे कब घोषित किया गया है? तो अक्टूबर 2016 में इसे घोषित किया गया था। अगला है, क्वेश्चन 103 है कि विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कोबूजियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ पर किया गया था? ली कोबूजियर एक वास्तुकार हैं, तो इन्होंने एक विश्व धरोहर स्थल बनाया। कहाँ पर बनाया? कांची में, चंडीगढ़ में, गोवा में या पुदुचेरी में? कहाँ पर बनाया था? तो इन्होंने बनाया था कहाँ पर? चंडीगढ़ में। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ पर है? अभी हमने चर्चा किया है इसके बारे में। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास या बाघ आवास कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन श्रीशैलम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो फूलों की घाटी कहाँ पड़ेगी फ्रेंड्स? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। जबकि शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी है केरल में। मृत घाटी कहाँ पर है? तो मृत घाटी कहाँ पड़ेगा? ये कैलिफोर्निया में। याद रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल और मृत घाटी कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है। और अगर पूछ लिया जाए मृत सागर कहाँ है? मृत सागर कहाँ है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन सा जानवर है? विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक या सिंबल कौन सा जीव है? तो पांडा है, रेड पांडा। ठीक है, इसको उसका प्रतीक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ है या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये पड़ता है केन्या में। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। विकल्प बी केन्या में है। अगला है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ वोम जीसस किस राज्य में है? बेसिलिका ऑफ वोम जीसस भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो बेसिलिका ऑफ वोम जीसस कहाँ है? गोवा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरल में? तो ये गोवा में है। सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस या विश्व स्वच्छ जल दिवस। तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश कहा जाता है या मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, नेपाल को या ऑस्ट्रिया को? तो मेगा डाइवर्स देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और एक द्वीप है और एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो 110 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 111 पर हम लोग। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो इसको पढ़ चुके हैं। कब प्रकाशित हुई है? 2008 में। अगला प्रश्न है, इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क किससे संबंधित होता है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित चीज़ों से, यानी जो भी आप खाने पीने वाली चीज़ें देखते हैं उस पे इको मार्क होता है। इको मार्क का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। एक होता है एग्रो मार्क। तो एग्रो मार्क कृषि से संबंधित है, इको मार्क पर्यावरण से संबंधित है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के किस महीने में किया गया था? तो किस महीने में किया गया है? नवंबर में किया गया है। नवंबर 2020 में किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? तो नवंबर 2020 में किया गया है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब उत्पन्न हुई? अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो से या क्योटो प्रोटोकॉल से या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से या G8 समिट से? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा ली गई थी। ये क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? तो जापान में आयोजित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम कौन सा ऊर्जा है? पेट्रोलियम से ऊर्जा, वन उत्पाद या नाभिकीय विखंडन या सौर सेल? तो डी सही हो जाएगा, सौर सेल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन, इसलिए इसको कहा जाता है भविष्य का ईंधन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू? तो बायोडीजल किससे? जेट्रोफा या हिंदी में इसको क्या लिखा जाता है? रतन जोत। ठीक है, तो इससे बायोडीजल बनाया जाता है, प्राप्त होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, WWF से क्या आशय है? WWF का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष, इसका वो जो है पूरा नाम है। और इसका प्रतीक क्या है? तो रेड पांडा इसका प्रतीक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 120 हो गया है। 121 पे, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? किस प्रकार की कृषि किया जाए तो पर्यावरण को फायदा होगा? तो सही हो जाएगा जैविक कृषि। जैविक कृषि से पर्यावरण को फायदा होता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। याद रखिएगा, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में या कर्नाटक में? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, यानी किसके कारण से वन्य जीव का विनाश नहीं हो रहा। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, तो इसके कारण तो हो रहा है। जंगलों में आग लगा देना, इससे भी जानवर मारे जाते हैं। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार करना, ये भी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी जनसंख्या में वृद्धि करने से पर्यावरण को प्रत्यक्ष नुकसान नहीं हो रहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी है। राइजोबियम है, नील हरित शैवाल है, एजोला है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। इन सब का प्रयोग जो है खेती में किया जाता है केमिकल के जगह पर, यानी जो आप यूरिया डाई इनका प्रयोग करते हैं, तो उनके जगह पर जब हम जैविक खेती करते हैं तो जैविक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो राइजोबियम, एजोला है, नील हरित शैवाल है, ये सब एक जैविक उर्वरक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 126 है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है। तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखा था, रेचल कार्सन ने लिखा था। और इनके पुस्तक से जो है वो लोगों को प्रेरणा मिली और फिर लोग जो है पर्यावरण आंदोलन को जो है वो बढ़ावा देने लगे। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 1974 में। अगला है, मानव एवं जैवमंडल प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। मानव एवं जैवमंडल किसने प्रारंभ किया था, यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, IMF द्वारा या WHO द्वारा, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो मानव एवं जैवमंडल प्रारंभ किया था किसने, यूनेस्को ने। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो UNEP का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो सी सही हो जाएगा। अगला है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी, या शाकाहारी एवं मांसाहारी, सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा है। तो ये घास है। अब घास को सबसे पहले कौन खाएंगे, शाकाहारी। मान लीजिए खरगोश, तो खरगोश खाता है। ठीक है, तो ये शाकाहारी हो गए। अब खरगोश को कौन खा सकता है, शेर हैं, सियार हैं, ये सब खरगोश को खाएंगे, तो ये हो गए मांसाहारी। ठीक है, तो जो सर्वोच्च स्तर का उपभोक्ता है वो कौन होता है, मांसाहारी जो हैं वे सर्वोच्च स्तर के होते हैं। ठीक है, और सबसे निम्न स्तर के होते हैं शाकाहारी, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं, इस बारे में किस पर्यावरणविद के शोधन ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की। 132, आर्थर टेंसली, अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स एल्टन या रेमंड एल लिंडमैन। तो किसकी ये शोध है, लिंडेमैन का नियम है। ठीक है ना, इन्होंने बताया था कि ऊर्जा जो है वो कैसे कैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाहित होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है। तो शाकाहारी इनमें से कौन है, मेढक जो है वह शाकाहारी है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिक की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है। मतलब वो ग्रीन गोल्ड कहलाता है, बहुत उपयोगी है लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा है बांस, क्योंकि बांस जो है वो जल बहुत सोखता है जमीन से। ठीक है, इसीलिए इसे पर्यावरण के लिए जो है वो नुकसानदायक माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बायोमास किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। तो किस में पाया जाएगा, टुंड्रा पारिस्थितिक में।
टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा बायोमास पाया जाता है, सबसे अधिक बायोमास की बात की जा रही है इसमें, तो सबसे अधिक बायोमास हो जाएगा वन पारिस्थितिकी में, टुंड्रा में नहीं होगा। टुंड्रा में कम होता है क्योंकि यहाँ बर्फ जमे होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जब पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो वो वन में पाया जाता है। इसके अलावा अगर कहीं महासागर है तो महासागर हो जाएगा, अगर महासागर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। टुंड्रा गलत हो जाएगा, टुंड्रा सही नहीं है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धुंध कोहरे का घटक नहीं है? कौन सा एक धुंध या कोहरे का घटक नहीं है? परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया या क्लोरीन ऑक्साइड। किसके कारण धुंध या कोहरा नहीं होता? तो क्लोरीन ऑक्साइड धुंध या कोहरे में शामिल नहीं है। बाकी कुछ यौगिक हैं, जैविक यौगिक हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, अमोनिया हैं, इनके कारण धुंध या कोहरे को बढ़ावा मिलता है। 137 है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने शुरू किया? तो ग्रीन आर्मी किसकी है? जापान की, चीन की, ऑस्ट्रेलिया की या इजिप्ट की? ग्रीन आर्मी किसने शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। अगला है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू की गई थी? तो बाघ प्रोजेक्ट या टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कब? 193 में, 1973 में, ठीक है ना, 1973। अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? अनुक्रम या संक्रमिका या इकोटोन, चरम अवस्था या क्लाइमैक्स या क्रमकी या सीरल? तो बी सही हो जाएगा। टिकाऊ जैव समूह को इकोटोन कहा जाता है या संक्रमिका कहा जाता है। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में से किसे प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? खाद्य श्रृंखला में से किसे प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? तो जो स्वापोषी होते हैं इन्हें प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, ठीक है। अगला है कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट कौन से हैं? पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार, ये तीन जो है भारत के जैव विविधता के हॉट स्पॉट स्थल हैं। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा इसका। 142 है, 142, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कई बार चर्चा हो गई इस पे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हो? किसी भी प्रजाति को हम विलुप्त कब कहेंगे? कम से कम कोई प्रजाति कितने सालों तक दिखाई ना दे तो उसे हम विलुप्त प्रजाति कहेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा 50 साल। कोई भी जीव जो 50 सालों से उस जगह पर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे हम विलुप्त मान लेते हैं और उसका नाम रेड डाटा बुक में लिख दिया जाता है। अगला है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थापित है? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में, गुजरात में पड़ता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है, डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल स्तनपायी है, भारत के मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है? तो डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है भारत में? गंगा में पाई जाती है। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे कौन से वन कहलाते हैं? कुछ ऐसे वन हैं जो चक्रवात को रोकने का काम करते हैं, उन्हें हम मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं, जो समुद्र या दलदली किनारे पर पाए जाते हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। जो मैंग्रोव वन होते हैं ये चक्रवात अवरोधक का कार्य करते हैं, चक्रवात को रोकने का कार्य करते हैं। अगला हो जाएगा 47, वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, आर्द्र भूमि दिवस। अगला है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ जो है वो किस प्रकार के वनों में उगता है? तो
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन के पौधे पाए जाते हैं। भारत की बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है चंदन का पौधा? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन के पौधे पाए जाते हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN द्वारा जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। उसमें विलुप्त प्राय जीवों को लिखा जाता है, ठीक है ना। अगला है रेड डाटा बुक के आंकड़े में क्या शामिल है? विदेशी प्रजाति या लुप्त प्राय प्रजाति या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति या सभी पौधे व जानवरों की प्रजाति। तो रेड डाटा बुक में क्या शामिल किया जाता है? विकल्प बी सही हो जाएगा। लुप्त प्राय प्रजातियां जो हैं या लुप्त हो गई प्रजातियां जो हैं उनको रेड डाटा बुक में लिखा जाता है और IUCN के द्वारा उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो ये 150 क्वेश्चन फ्रेंड्स, 150 प्रश्न आपके हो गए और इस 150 प्रश्नों में आपका जो है वो पर्यावरण और पारिस्थितिक से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटा है, चाहे वे प्रीवियस ईयर के हों या किसी परीक्षा में पूछे गए हों, उन सबको हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। आगे बताइएगा आप कि वीडियो आपको कैसे लगा। उसके बाद अगले प्रैक्टिस सेट अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।